Hello guys, I welcome you all to our very own educational platform, and now this is our fifth chapter, which is banking, in which we will going to study commercial and central bank. So our chapter is banking, where is commercial and central bank, यानी कि इस चैप्टर में हम अपने कॉमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या कि इनका फंक्शन कैसे है, ये कैसे वर्क करते हैं, प्लस क्या क्या फीचर्स इनके होते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कॉमर्शियल बैंक से हम स्टार्ट करते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं? एन इंस्टीट्यूशन दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टिंग डिपॉजिट, guaranteeing loans and making investment with the aim of earning profit। तो बैंक हमारे क्या करते हैं, यानी कि हमारे डिपॉजिट्स को लेते हैं, लोन देते हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसके थ्रू वो अपनी इनकम को अपने लिए प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो हमारे कॉमर्शियल बैंक कौन कौन से हैं? हमारे कॉमर्शियल बैंक है जैसे SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ICICI बैंक, केनरा बैंक, यानी कि हमारी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसे छोड़ के हमारे जितने बैंक हैं वो सब क्या है? कॉमर्शियल बैंक है। और हमारा जो RBI है वो क्या है? सेंट्रल बैंक। फिर आते हैं हम फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक पे, यानी कि कॉमर्शियल बैंक जो है वो वर्क कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करते हैं? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना। कैसे? अब जब भी हम अपना पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं तो क्या करते हैं? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट, ये तीन हमारे अकाउंट होते हैं जिसे हमें ओपन करवाना होता है। इसमें से हम कोई भी एक अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो ये जो करंट अकाउंट होता है वो मोस्टली कौन ओपन करवाता है? बिजनेसमैन, क्योंकि करंट अकाउंट में क्या होता है? नो इंटरेस्ट। करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ये नो इंटरेस्ट पे चलता है, और इसमें हम कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये मोस्टली कौन इसको प्रेफर करता है? बिजनेसमैन। फिर हमारा आता है सेविंग अकाउंट, और मोस्ट ऑफ द पब्लिक या हम लोग जो होते हैं, हम लोग क्या ओपन कराते हैं? सेविंग अकाउंट। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमारे पास पैसा डिपॉजिट कराने के लिए और लेने के लिए हम फ्री होते हैं, बट करंट अकाउंट से थोड़ा कम, और इसमें क्या होता है? लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट रेट तो होता है लेकिन लो होता है, नियर अबाउट 4%। नियर अबाउट क्या होता है? 4%, यानी कि बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट होता है। फिर हमारा आता है फिक्स डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट हम तभी करते हैं जब हम उस पैसे को हमें वापस निकालना नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं? फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD अकाउंट ओपन कराते हैं, जिसका एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम के लिए हम इस अमाउंट को रखेंगे। इस पे क्या होता है? हाई इंटरेस्ट रेट होता है, यानी कि इसका इंटरेस्ट रेट क्या होता है? हाई होता है। क्यों? क्योंकि इससे आप पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते, ये हमें एक फिक्स्ड टाइम के लिए अपने अमाउंट को उसमें रखना होता है। अब एक पॉइंट हम और देखते हैं आगे बढ़ने से पहले, कि बैंक जो है हमारा वो अपनी इनकम कैसे अर्न करता है, वो कैसे प्रॉफिट गेन करता है। तो हमने अभी पढ़ा कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, गारंटीइंग लोन एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट, तीन प्रोसेस। तो करता क्या है? सपोज जैसे कि हम लोग क्या हो गए? हाउस होल्ड्स हो गए, हम लोग हैं हाउस होल्ड, प्लस फिर हमारा आता है फॉर्म या फिर बोरोवर्स, और ये हमारा हो गया बैंक। ठीक है, हमारा क्या हो गए? हाउस होल्ड हो गए, बोरोवर हो गए और बैंक हो गया। अब क्या करते हैं? जब हम हाउस होल्ड अपनी अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट
हमने बैंक में डिपॉजिट किया, सपोज 1000 रुपीज, 1000 रुपीज हमने क्या किया, डिपॉजिट किया, तो बैंक क्या करेगा, हमें उसके लिए इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। कितना, अगर 4%, जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, नियर अबाउट 4%। तो अगर हम 4% इंटरेस्ट तो सोचते हैं 4% का, तो कितना हमें ये देगा, ये हमें देगा 40 रुपीज, यानी कि हमारे 1000 में ये 40 रुपीज प्लस करके देगा। ओके, और अगर इस बैंक से किसी ने अमाउंट लिया, बैंक से अमाउंट लिया गया, तो बैंक क्या करता है, बैंक उस पे सपोज 12% इंटरेस्ट चार्ज करता है। कितना चार्ज करता है, 12% इंटरेस्ट, यानी कि जब बैंक ने 1000 किसी और को एज अ लोन दिया, तो कितना उस पे इंटरेस्ट चार्ज किया, 12%। लेकिन हमने जो अपना अमाउंट डिपॉजिट किया था, तो हमें कितना इंटरेस्ट दिया, 4%। तो इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है 8% का, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्प्रेड। यानी कि ये अमाउंट जो होती है, ये होती है बैंक की प्रॉफिट, और ये अमाउंट जो बैंक हमें देता है इंटरेस्ट, ये होता है हमारा बोरोइंग रेट, इसे हम बोलते हैं बोरोइंग रेट। प्लस जो अमाउंट बैंक लेंड करने पे, यानी कि अमाउंट देने पे, यानी कि लोन में इंटरेस्ट चार्ज करता है, वो हमारा क्या होता है, लेंडिंग रेट। सो बाय दिस वे बैंक ऑन देयर प्रॉफिट। करता क्या है, जब हम पैसा जमा किए तो हमें कितना इंटरेस्ट मिला, 4% का, लेकिन जब बैंक ने किसी को लोन दिया तो उसपे क्या इंटरेस्ट चार्ज किया उसने, 12%। तो हमारा जो ये डिफरेंस आया इंटरेस्ट का, वो क्या हुआ, वो बैंक का प्रॉफिट हुआ, यानी कि उसमें बैंक ने पैसे गेन किए। सो बाय दिस मेथड बैंक ऑन देयर प्रॉफिट। तो अब क्या करता है कि हमने ये देख लिया कि डिपॉजिट वो किस वे में लेता है। अब लोन के भी मेथड होते हैं। तो फर्स्ट हमारा होता है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन मतलब क्या हो गया, मोर देन 1 ईयर, यानी कि वो लोन जो कि हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। जैसे कि हम स्टूडेंट्स को क्या मिलता है, एजुकेशनल लोन या हाउस लोन, या फिर किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए जो लोन होते हैं, वो क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। और एज इट इज हमारा होता है शॉर्ट टर्म लोन। ये क्या होता है, लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। ये सपोज 6 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए या 8 मंथ के लिए ये शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, मतलब बिलो 1 ईयर। 1 ईयर से ऊपर जो होते हैं वो हमारे होते हैं लॉन्ग टर्म लोन। प्लस हमारे पास एक और होता है डिमांड लोन। तो ये डिमांड लोन जो होता है, ये किसको मिलता है, ये सिर्फ बिजनेसमैन को मिलता है। क्यों, क्योंकि डिमांड लोन वो होता है जिसमें बैंक आपसे बोलता है कि ये पैसा मैं आपको एज अ लोन दे रहा हूँ, मैं 6 मंथ तक आपसे कोई भी डिमांड नहीं करूंगा, 6 मंथ तक आपसे पैसे नहीं मांगूंगा, लेकिन उसके बाद जब भी बैंक को उस पैसे की नीड पड़ेगी, बैंक आपसे वो पैसा मांग सकती है और आपको 5 डेज के नोटिस पीरियड के अंदर वो अमाउंट पे करनी होगी। यानी कि हमारे पास लॉन्ग टर्म में हमारे पास होता है कि हमने जितने ईयर का लोन पीरियड लिया है हमें उतने ईयर में पे करना है। वही सेम हमारे पास शॉर्ट टर्म में भी होता है कि जितने टाइम के लिए, जितने मंथ्स के लिए लिया है हमें उसमें पे करना है। बट डिमांड लोन ऐसी होती है जिसमें बैंक आफ्टर 6 मंथ आपसे कभी भी वो लोन मांग सकता है। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उससे जमा करा दो, वरना जब बैंक मांगेगा तो आपको विदिन 5 डेज उसे अवेलेबल कराना होगा, और वो साल भर 2 साल कभी भी बैंक आपसे मांग सकता है। तो ये हो गए हमारे 2 पॉइंट्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड
लेंडिंग लोन और एडवांसिंग लोन। फिर हमारा आता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। सो इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज में बैंक क्या करते हैं, तो होता क्या है, सपोज हमारे बैंक में 800 रुपीज है, हमारे बैंक अकाउंट में कितने हैं 800 रुपीज है, और हमने किसी को चेक काट के दे दिया 1000 रुपीज का। चेक हमने कितने का दे दिया 1000 का कि जाओ और ले लो। तो क्या होगा, हमारे अकाउंट में अगर 800 रुपीज है और हम 1000 का अगर चेक देते हैं तो वो चेक क्या होगा, जब बैंक में जाएगा तो बाउंस हो जाएगा। तो चेक बाउंस होने से क्या होता है कि अपनी क्रेडिट लेवल गिरती है, क्रेडिट गिरती है कि इस पर्सन का चेक तो बाउंस हो गया। सो बैंक उसके लिए क्या करता है कि सपोज आपने 800 का चेक दिया, सॉरी 800 आपके अकाउंट में है और आपने 1000 का चेक दिया, तो बैंक क्या करेगा, उसको क्लियर कर देगा। और क्यों क्लियर कर देगा, और ये करता किसके लिए, बिजनेसमैन के साथ। नॉर्मल हम लोग के साथ नहीं होता, किसके लिए होता है, बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि बैंक उनसे बाद में उसको रिकवर कर लेगा। तो ये जो 200 का अमाउंट था वो क्या हुआ, ओवरड्राफ्ट हुआ। और ऐसा नहीं होता कि आपके अकाउंट में 800 है और आपने 1 लाख का चेक काट के दे दिया तो वो क्लियर हो जाएगा, ये नहीं होता। सिर्फ कितने के लिए होता है, या तो 100, 200 और नियर अबाउट 1000 तक का अगर अमाउंट डिफर कर रहा है, अमाउंट वेरी कर रहा है, तो बैंक उसे क्लियर कर देता है और इस अमाउंट को वो एज अ ओवरड्राफ्ट आपके अकाउंट में नोटिस कर देता है। तो जब भी आप अपने अकाउंट में उस मनी को डालोगे तो वो बैंक ऑटोमेटिकली ये मनी काट लेगा। सो ये होती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज हम सब ने अपनी क्लास 11th में पढ़ा है इन अकाउंटेंसी की बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज वो होता है कि सपोज एक पर्सन ने या फिर एक परचेजर और एक सेलर, 2 पर्सन थे, और हुआ क्या कि सपोज हमने 1 लाख का सामान परचेस किया और क्रेडिट बेसिस पे परचेस किया, और क्या किया, जो सेलर था उसको हमने एक बिल काट के दे दिया कि भाई 3 महीने बाद तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें ये 1 लाख रुपए दे दूंगा। ठीक, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि ठीक है मैं 3 महीने बाद आऊंगा, मैं पैसे ले लूंगा। उसने बोला ठीक है तुम 3 महीने बाद आना, मैं पैसे दे दूंगा। बट सपोज जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको एट अ टाइम कोई नीड पड़ गई या बहुत जरूरत पड़ गई और उसे वो पैसे चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो जाएगा बैंक के पास। बैंक के पास जाएगा और वो चेक वो बैंक को, यानी कि वो बिल वो बैंक को देगा, और बैंक क्या करेगा, फिर उस पर्सन से उसको क्लियर करेगा क्या ये बिल आपने दिया है, और ओके होने पे बैंक क्या करता है 1% या 2% अपना कमीशन रख के उस बिल को क्लियर करके उस पर्सन को दे देगा। यानी क्या करेगा, सपोज जैसे हमारा 1 लाख का बिल था, तो बैंक इस पे क्या करेगा 2% सपोज बैंक ने अपने इंटरेस्ट चार्ज कर लिए, तो क्या होगा 98,000 रुपीज जो बचे वो क्या करेगा, बैंक उस पर्सन को, उस फर्म को पे कर देगा। फिर जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो बैंक उस बिल को लेके जाएगा उस पर्सन के पास जिसने 1 लाख का सामान परचेज किया था और बिल उस फर्म को दिया था। बैंक जाएगा उसके पास से उस बिल को क्लियर कराएगा और वो 1 लाख का अमाउंट बैंक अपने पास रख लेगा। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने यहाँ पे भी अपनी इनकम की, बैंक की इनकम कितनी हो गई 2000, बैंक ने अपनी इनकम कितनी की 2000। बैंक ने हमारी हेल्प भी कर दी, हमें पैसे चाहिए थे, एट अ टाइम बैंक ने हमें पैसे दे दिए और बाद में जाके अपनी रिकवरी कर ली। बट यहाँ पे बैंक ने अपनी इनकम भी कर ली। फिर हमारा आता है एजेंसी फंक्शन। तो एजेंसी फंक्शन में क्या होता है
एजेंसी फंक्शन में वो बैंक जो होता है हमारे लिए एज अ हेल्पफुल वर्कर, एज अ एजेंसी वर्क करता है। किस तरह से कि सपोज हमने बैंक को बोल दिया या हमने अपने बैंक में जाके उन्हें बोल दिया कि हर महीने की 10 तारीख को भाई मैंने कार ली है, उसकी EMI पे करनी है, तो हर महीने की 10 तारीख को आप उस अमाउंट को उन्हें पे कर देना। तो वो क्या करेगा, बिना हमारे कुछ बोले हमारे अकाउंट से हर महीने 10 तारीख को वो पैसे कट के उस फॉर्म को चले जाएंगे जिसे हमें EMI पे करनी है। या फिर सपोज कि हमसे किसी ने लोन लिया है, तो हमने बैंक को ये इन्फॉर्म कर दिया कि उस बंदे को हमें इस डेट को हर महीने इंटरेस्ट देना है, तो बैंक क्या करेगा, उसे खुद ही रिकवर कर लेगा। और भी मेथड होते हैं, जैसे कि बैंक हमें ये भी बताता है कि आप किस किस पॉलिसी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप टैक्सेस से बच सके, प्लस आप कितने पैसे का आपको डिपॉजिट करना चाहिए, क्या कैसे वर्क करना चाहिए ताकि हम टैक्सेस से बच सके। इस तरह काफी वेज में बैंक जो होता है वो हमारे लिए एज अ एजेंसी वर्क करता है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमारा आता है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। तो बैंक के जनरल यूटिलिटी फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि बैंक जो है हमें लॉकर प्रोवाइड करता है, ये आप सबने सुना होगा। जैसे जो लोग अपनी ज्वेलरीज वगैरह बैंक में रखते हैं, तो क्या होता है, बैंक लॉकर प्रोवाइड करता है जिसमें कि हम अपना कैश या ज्वेलरी रख सकते हैं। प्लस एक और चीज होती है जो होता है हमारा ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक ये क्या होता है, सपोज कि मैं किसी फॉरेन कंट्री में घूमने जा रहा हूँ और एट ए टाइम मैंने क्या किया, अपने पास डॉलर रखे हुए हैं। अब मुझे डर तो लग रहा है कि अगर ये खो गया या चोरी हो गया तो क्या होगा। सो उसके लिए क्या होता है कि हम अपने अमाउंट को यहाँ अपनी कंट्री में बैंक में जमा कर सकते हैं। सपोज 1 लाख है, हमने जमा कर दिया और बैंक क्या करेगा, हमें ट्रैवलर्स चेक काट के दे देगा, और जिस कंट्री में हम जा रहे हैं जब उस कंट्री में जाके हम वो चेक दिखाएंगे तो क्या होगा, हमें वो अमाउंट मिल जाएगी। एंड सपोज अगर हमारा ये चेक खो गया, फट गया, गुम गया, कुछ भी हो गया, तो हम क्या करेंगे, सीधे बस हमें अपने बैंक को कॉल करना है कि हमारा जो चेक था वो मिस हो गया है, उसे कैंसिल कर दीजिए। तो बैंक उस चेक को कैंसिल कर देगा, जिसकी वजह से अगर मिस होने पे या चोरी होने पे कोई और पर्सन हमारे अकाउंट से उस पैसे को विड्रॉल नहीं कर सकता। तो ये है कुछ बैंक के फंक्शन जिसको हमने इस वीडियो में देखा। अब आगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।